Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओलिगोस्पर्मिया के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं एजोस्पर्मिया के बारे में। कल हमने बताया था आपको कई इसके ओलिगोस्पर्मिया के अंदर कि सीमेन जब हमारा डिस्चार्ज होता है, जब भी इजैकुलेशन होता है तो उसके साथ में कुछ स्पर्म होते हैं जो रिलीज होते हैं। अगर उस स्पर्म की जो तादाद है, उनका जो काउंट है, वो नॉर्मल लेवल से अगर कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इसी तरीके से कुछ कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि वो जो स्पर्म होते हैं, जो किरमे मनी होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वो नील आते हैं। जब भी हम इजैकुलेशन करते हैं तो वो स्पर्म हमारे होते ही नहीं और उसके जो है वो बिल्कुल नील आते हैं। जब भी हम सीमेन एनालिसिस करा करके उसको हम टेस्ट कराते हैं तो स्पर्म काउंट नील आते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि एजोस्पर्मिया के क्या क्या कॉजेज होते हैं, किन वजूहात की बिना पर ये एजोस्पर्मिया डेवलप होता है, तो आम तौर पर इसके भी कॉजेज वही सेम होते हैं जो मैंने कल आपको ओलिगोस्पर्मिया के ज़िम्न में बताया था। ओलिगोस्पर्मिया के जो कॉजेज बताए थे, अक्सर देखा गया है कि एजोस्पर्मिया के भी वही कॉजेज होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी कल की, अगर आप लोगों ने वो मिस कर दी है, नहीं देखी है, तो ऊपर यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए जो मैंने कल बताई थी आपको ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। तो ओलिगोस्पर्मिया के जो कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं, और इसी तरीके से जो मैंने एक यूनानी इलाज भी उसका बताया था, वो चीज़ें अगर आप देख लेंगे वो पहले, तो ये आज की वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैंने कल बताया था आपको ओलिगोस्पर्मिया के कॉजेज में कि जो सबसे मेन कॉज था, सबसे अहम कॉज था, वो वेरिकोसील था। वेरिकोसील 40% पेशेंट में मिलता है। वेरिकोसील जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया पाया जाता है। कल मैंने बताया था आपको कि ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया क्यों इंपॉर्टेंस रखता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। तो एक तो ये कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। टोटल 1% जो लोग हैं दुनिया में, 1% लोगों में ये एजोस्पर्मिया डेवलप होता है। और जिन लोगों में इनफर्टिलिटी पाई जाती है, जो लोग इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, उनमें से 10 से 15% लोगों में एजोस्पर्मिया पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, एजोस्पर्मिया की, इस वजह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एजोस्पर्मिया की अगर हम बात करें कि क्या क्या असबाब हैं, तो मैंने बताया आपको वेरिकोसील इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। इसी तरीके से इंजरी हो जाती है, ट्रामा हो जाता है, चोट लग जाती है, उस वजह से होता है। ट्यूमर्स हो जाते हैं, कैंसरस डेवलपमेंट होती है। इसी तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव भी ये बहुत कॉमन है, किसी तरह का ऑपरेशन हुआ सराउंडिंग स्ट्रक्चर में और फिर उसके बाद जो है ये ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से इजैकुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो सीमेन होता है, जो मनी होती है, वो टिप ऑफ द पेनिस से डिस्चार्ज होती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो टिप ऑफ द पेनिस से डिस्चार्ज ना होने के बजाय वो जो सीमेन है वो यूरेथ्रा में चला जाता है। तो इसकी वजह से भी आमतौर पे देखा गया है, ये जो कंडीशन है, इसकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से वो तमाम असबाब भी इसमें आएंगे जो मैंने कल आपको बताए थे, चाहे वो अल्कोहल अब्यूज़ हो, कसरत शराब नोशी हो, ओवरवेट हो, इसी तरीके से ओवर हीटिंग हो, जो टेस्टिकल्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो सारे असबाब एजोस्पर्मिया के तहत भी आएंगे, इसके भी कॉजेज में आएंगे। एजोस्पर्मिया की दो किस्में बयान की जाती हैं आमतौर पे, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। दो डिवीज़न इसकी की जाती हैं। एक जो बताया जाता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव आता है और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव आता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जो हमारे एपिडिडाइमिस और इसी तरीके से वास डिफरेंस है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या इनका जो एक दूसरे से ताल्लुक है, कनेक्शन है, उनमें कोई इशू आ जाए, या इनके सराउंडिंग स्ट्रक्चर में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो, या इनके जो ताल्लुकात हैं और कनेक्शंस हैं इनमें कोई इशू आ जाता है, तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव के तहत जानते हैं। इसी तरीके से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया उसको कहते हैं कि किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होता है उसमें, लेकिन जो नॉर्मल फॉर्मुलेशन होता है स्पर्म का, सीमेन का,
उसमें किसी तरीके का कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाए, कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारे स्पर्म है वो प्रोड्यूस ना हो, सीमेन जो है वो प्रोड्यूस ना हो। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके सिम्टम्स आएंगे अगर किसी शख्स में एजोस्पर्मिया है, तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। तो सिम्टम्स अभी वही हैं जो मैंने कल आपको बताया था ओलिगोस्पर्मिया के तहत, कि जो सबसे मेन सिम्टम है वो तो आपको वहाँ पर पेन भी मिल सकता है, टेस्टिकल्स में पेन मिलेगा, उसमें भारीपन मिलेगा, और वहाँ पे अगर आप पालपेट करेंगे तो पालपेट करने पे आपको वहाँ पे लंप का एहसास हो सकता है, कुछ वहाँ पे आपको उभरा उभरा महसूस हो सकता है। इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत कॉमन है, इसकी वजह से ये चीज़ें भी हो सकती हैं। पेशेंट आमतौर पे जो डॉक्टर्स के पास आते हैं वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इसी तरीके से इनफर्टिलिटी की रुदात और हिस्ट्री लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब 2 साल हो गए, हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रही हमारी वाइफ। तो सीमेन एनालिसिस कराने पे आमतौर पे इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है। सिंपली हमें ये पता चलेगा कि स्पर्म काउंट इसका कितना है, स्पर्म का लेवल इसका कितना है। तो ये तो बातें हो गई एजोस्पर्मिया के बारे में कि एजोस्पर्मिया हम किसको कहते हैं, किस कंडीशन में एजोस्पर्मिया होता है, किस कंडीशन में ओलिगोस्पर्मिया होता है। इसी तरीके से इसके कॉजेस क्या होते हैं, किन किन असबाब की बिना पर ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डेवलप होता है। इसी तरीके से इसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, अलामात क्या मिलेंगी हमें एजोस्पर्मिया के पेशेंट में, ये हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें कि एजोस्पर्मिया का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो मैंने दो तरीके आपको बताए एजोस्पर्मिया के, कि ऑब्स्ट्रक्टिव भी होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी होता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्टिव है, फॉर एग्जांपल वेरिकोसील की वजह से हो रहा है, एपिडिडाइमिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पाया जा रहा है या वास डिफरेंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पाया जा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फिर उसका मेडिकली ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अगर फर्दर ये कंडीशन पाई जाती है तो फिर मेडिकेशन के थ्रू इसको सही किया जा सकता है, इसको नॉर्मल किया जा सकता है, नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के बावजूद भी उसको नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वेरिकोसील के पेशेंट में भी मैंने जो मेरा मुजर्रब नुस्खा है इसके लिए जो मैंने पाउडर फॉर्म में प्रिपेयर किया है, जिसको सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी के नाम से जानते हैं, सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी के नाम से जानते हैं। तो सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी जो है, इसको हमने एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, यहाँ तक कि और वेरिकोसील के पेशेंट में इस्तेमाल कराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर इसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। और जिन लोगों में ये इनफर्टिलिटी थी, इनफर्टिलिटी के वो पेशेंट थे, ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया था उनको, इसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो रही थी, तो उन लोगों में भी स्पर्म काउंट नॉर्मल हुआ और इनफर्टिलिटी उनकी ख़त्म हुई और उनके यहाँ कंसीव हुआ बच्चा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो साहिब औलाद हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की परेशानी हो रही है, स्पर्म काउंट आप लोगों का लो है या फिर बिल्कुल नील है, आपको वेरिकोसील है, तो आप एक मरतबा सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग इसको अपने यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं तो प्रिपेयर कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी, हमारे यहाँ से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप करके बताएं कि हमें सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी चाहिए, अपना एड्रेस हमें भेजें, उसको वेरीफाई करा करके आपको भेज दिया जाएगा। 500 रुपये का एक बॉक्स है 120 ग्राम्स का, जो 1 महीने की पूरी डोज होती है इसकी। 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को इसको यूज़ करना होता है विथ मिल्क। तो 3 महीने में इंशाल्लाह 1500 रुपीज़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसमें इंशाल्लाह जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाएंगे, उम्मीद अल्लाह की दाद से। तो इसमें जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप लोग अपने यहाँ इसको प्रिपेयर करना चाहें अपने लेवल पे, तो प्रिपेयर करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो दालचीनी है, इसमें अजगर नागौरी है, मरोड़ फली है, तुख्म कौच है, इसी तरीके से सतावर है, मूसली सफ़ेद है, आंवला है और हलेला बलेला है। इन सबको आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है और इस पाउडर को तैयार करके 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया, आज हमने डिस्कस किया, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया
एजोस्पर्मिया के बारे में कि एजोस्पर्मिया क्या होता है, किस कंडीशन में हम एजोस्पर्मिया कहेंगे और क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, अलामात इसकी क्या मिलती हैं, क्या सिम्टम्स इसके मिलते हैं, पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट आती हैं इसकी वजह से, वो मैंने बताया आपको। इसी तरीके से मैंने बताया कि यूनानी ट्रीटमेंट क्या है इसका। एक हमने जो पाउडर प्रिपेयर किया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सुफूफ मौलिदे किरम मनी के बारे में, उसके बारे में हमने बताया कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।